नमस्कार दोस्तों। आज हम मुगल साम्राज्य के दौर में वापस चलेंगे, लेकिन हम बादशाहों और उनकी लड़ाइयों की बात नहीं करेंगे। नहीं, आज हम उस साम्राज्य की असली बुनियाद को समझेंगे। उसके किसान, उसके जमींदार और वो पूरा सिस्टम जो करोड़ों लोगों की जिंदगी चलाता था। तो चलिए 16वीं और 17वीं सदी के हिंदुस्तान की इस बेहद दिलचस्प दुनिया की परतें खोलते हैं। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम बिल्कुल जमीन से शुरू करेंगे, यानी मुगल भारत की कृषि वाली बुनियाद से। फिर हम किसान की दुनिया में झांकेंगे। उसके बाद गांव की पंचायत की ताकत को समझेंगे। फिर हम ऊपर चढ़कर शक्तिशाली जमींदारों से मिलेंगे और आखिर में देखेंगे कि मुगल सल्तनत इन सब से अपना खजाना कैसे भरती थी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मुगल भारत की कृषि की रीढ़। देखिए, किसी भी महान साम्राज्य की कहानी उसके शानदार किलों और महलों से नहीं, बल्कि उसकी जमीन और उस पर पसीना बहाने वाले लोगों से लिखी जाती है। तो आइए सबसे पहले उस नींव को समझते हैं जिस पर मुगल साम्राज्य की इतनी बड़ी इमारत खड़ी थी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 85%। जी हाँ, उस दौर में हिंदुस्तान की लगभग 85% आबादी गांव में रहती थी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मुगल साम्राज्य असल में शहरों का नहीं बल्कि गांवों का साम्राज्य था। और अगर हमें उस दौर को समझना है तो हमें इन गांवों को समझना ही होगा। अच्छा, अब गांव की जिंदगी कोई सीधी साधी नहीं थी। वहां के रिश्ते एक बड़े ही कॉम्प्लेक्स जाल की तरह थे, जिसमें 3 धागे थे: सहयोग, मुकाबला और टकराव। जमीन और फसल के लिए किसान और जमींदार कभी एक दूसरे का साथ देते तो कभी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते। यही उथल पुथल उस ग्रामीण समाज की असली हकीकत थी। तो चलिए अब इस पिरामिड के सबसे निचले लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। बात करते हैं इस कहानी के असली हीरो की, यानी उस दौर के किसान की। उस जमाने के जो दस्तावेज मिलते हैं, जो ज्यादातर फारसी में लिखे गए हैं, उनमें किसानों के लिए कुछ खास शब्द इस्तेमाल हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, रैयत या रियाया, मुजारियान और आसामी। ये सिर्फ अलग अलग नाम नहीं हैं, बल्कि ये हमें उस दौर में किसान की पहचान के बारे में भी बताते हैं। मोटे तौर पर देखें तो उस समय 2 तरह के किसान हुआ करते थे। एक तरफ थे खुद काश्त, खुद मतलब अपना। ये वो किसान थे जो अपने ही गांव में अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती करते थे, उनका उस जमीन पर हक था। और दूसरी तरफ थे पाही काश्त। ये वो किसान थे जो अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करने जाते थे। अब ऐसा वो या तो बेहतर टैक्स की शर्तों के लिए अपनी मर्जी से करते थे, या फिर कभी-कभी अकाल या भुखमरी जैसी मजबूरी उन्हें ऐसा करने पर विवश कर देती थी। ये जो लाइनें आप पढ़ रहे हैं, ये हमें एक बहुत बड़ी बात बताती हैं कि उस जमाने में भी जमीन पर व्यक्तिगत मालिकाना हक का कॉन्सेप्ट कितना मजबूत था। लोग अपने खेतों की हदें मिट्टी, ईंटों और कांटों से तय करते थे, बिल्कुल आज की तरह। और इससे ये साफ है कि जमीन उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी, जिसे वो खरीद बेच भी सकते थे। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। अमीर किसान का मतलब पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा नहीं था। हर इलाके का पैमाना अलग था। जैसे उत्तर भारत में किसी के पास 1 जोड़ी बैल और 2 हल हैं तो वो अच्छा खासा किसान माना जाता था। वहीं गुजरात में 6 एकड़ जमीन वाला अमीर था, और बंगाल में तो अमीर कहलाने के लिए कम से कम 10 एकड़ जमीन होनी ही चाहिए थी। खुद मुगल बादशाह बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में एक बड़ी हैरान करने वाली बात लिखी है। वो लिखते हैं, हिंदुस्तान में गांव और बस्तियां पल भर में उजड़ भी जाते हैं और बस भी जाते हैं। ये दिखाता है कि किसान एक जगह से बंधे हुए नहीं थे। अगर हालात खराब हुए तो वो फौरन अपनी जगह बदलकर कहीं और बस जाते थे। ये भी उनकी एक तरह की ताकत थी। अब खेती सिर्फ बारिश के भरोसे तो हो नहीं सकती थी, तो फिर पानी का इंतजाम कैसे होता था? यहीं पर आती है कमाल की टेक्नोलॉजी, रहट, जिसे पर्शियन व्हील भी कहते हैं। देखिए ये कैसे काम करती थी। बैल एक पहिया घुमाते हैं जिससे दूसरा पहिया घूमता है। इस पर बंधे हुए बर्तन कुएं से पानी भरकर लाते हैं और नाली में डाल देते हैं, और यहां से पानी सीधा खेतों में। उस जमाने के हिसाब से ये एक इंजीनियरिंग का शानदार नमूना था। मुगल सरकार की नज़र सिर्फ गेहूं चावल पर नहीं थी, उसकी असली दिलचस्पी थी जिनसे कामिल में। अब ये क्या चीज़ है? सीधे शब्दों में कहें तो ये थी कैश क्रॉप्स, जैसे कपास और गन्ना। सरकार किसानों को इन्हें उगाने के लिए बढ़ावा देती थी, क्योंकि इन फसलों से टैक्स यानी रेवेन्यू कहीं ज्यादा मिलता था। अब तक हमने एक अकेले किसान की बात की, लेकिन किसान अकेला नहीं था। वो एक पूरे गांव का, एक कम्युनिटी का हिस्सा था जो मिलकर अपने फैसले लेती थी। तो चलिए अब व्यक्तिगत किसान से ऊपर उठकर पूरे गांव की ताकत को समझते हैं। तो ये गांव की कम्युनिटी चलती कैसे थी? इसके 3 मेन पिलर थे। पहले तो खुद किसान, दूसरे गांव की पंचायत या काउंसिल, और तीसरे गांव का मुखिया, जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। ये तीनों मिलकर ही गांव को चलाते थे। पंचायत कोई मामूली चीज नहीं थी।
ये गांव की अपनी सरकार, अपनी अदालत, सब कुछ थी। इसमें गांव के बड़े बूढ़े इज्जतदार लोग होते थे और इसके पास सिर्फ छोटे मोटे झगड़े सुलझाने का ही काम नहीं था, बल्कि ये जाति के नियम कानून लागू करवाती थी और किसी पर जुर्माना लगाने से लेकर उसे गांव से बाहर निकालने तक का फैसला सुना सकती थी। चौथा अध्याय, जमींदार। अब हम गांव के इस पिरामिड की चोटी पर पहुंचते हैं, जहां बैठा था जमींदार। वो सिर्फ एक बड़ा जमीन मालिक नहीं था, बल्कि किसान और सल्तनत के बीच की सबसे ताकतवर कड़ी था। तो ये जमींदार इतना ताकतवर क्यों था? देखिए, उसकी ताकत कई जगहों से आती थी। एक तो उसकी अपनी बहुत बड़ी जमीनें होती थीं जिन्हें मिल्कियत कहते थे। दूसरा, वो सरकार के लिए टैक्स इकट्ठा करता था। तीसरा, उसके पास अपनी खुद की सेना होती थी, घुड़सवार, तोपखाना, सब। उसके अपने छोटे मोटे किले भी होते थे और अक्सर उसकी ऊंची जाति और सरकार के लिए की गई खिदमत भी उसकी ताकत को बढ़ाती थी। 5वां अध्याय, साम्राज्य की राजस्व प्रणाली। तो अब सवाल उठता है कि ये जो पूरा सिस्टम था, किसान, गांव, जमींदार, इससे मुगल सल्तनत को क्या मिलता था? भाई, पैसा। और यहीं पर आता है उनका बहुत ही सोचा समझा रेवेन्यू सिस्टम, जो पूरे साम्राज्य की आर्थिक जान था। इस सिस्टम को समझने के लिए ये 2 शब्द बहुत जरूरी हैं, जमा और हासिल। इसे ऐसे समझिए, जमा वो रकम थी जो कागज पर टैक्स के तौर पर तय की गई, और हासिल वो असली रकम थी जो सच में वसूल हो पाती थी। अक्सर इन दोनों में फर्क होता था। और कमाल की बात यह है कि टैक्स ऐसे ही अंदाजे से नहीं लगाया जाता था। अकबर के ज़माने में, जैसा कि आईने अकबरी में बताया गया है, ज़मीन को उसकी पैदावार के हिसाब से 4 कैटेगरी में बांटा गया था। पुलज सबसे अच्छी ज़मीन थी, जिस पर हर साल खेती होती थी। परौती को ताकत वापस लाने के लिए कुछ समय खाली छोड़ते थे। चचर को 3-4 साल और बंजर ज़मीन 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए खाली रहती थी। टैक्स भी इसी हिसाब से कम या ज़्यादा होता था। अब देखिए, 17वीं सदी का जो ये पूरा ढांचा था, ये पत्थर की लकीर नहीं था। इसमें लगातार बदलाव आ रहे थे, और ये बदलाव सिर्फ अंदर से नहीं बल्कि बाहर की दुनिया से भी आ रहे थे। ये स्लाइड तो बहुत ही मज़ेदार है। ये दिखाती है कि कैसे दुनिया भर से नई नई चीज़ें भारत आ रही थीं और हमारी थाली का हिस्सा बन रही थीं। ज़रा सोचिए, 1604 में अकबर ने पहली बार तंबाकू देखा, 17वीं सदी में मक्खा आया, और आज जो हम टमाटर, आलू और मिर्च के बिना खाने की सोच भी नहीं सकते, वो भी उसी दौरान नई दुनिया यानी अमेरिका से आए। इन फसलों ने यहाँ की खेती और खान पान को हमेशा के लिए बदल दिया। और सिर्फ फसलें ही नहीं, पैसा भी आ रहा था, बहुत सारा पैसा। 17वीं सदी में अमेरिका की खानों से निकला हुआ चांदी का एक सैलाब यूरोप के रास्ते भारत पहुंच रहा था। ये चांदी यहाँ के बने कपड़ों और दूसरे सामानों को खरीदने के लिए आती थी। इस ग्रेट सिल्वर फ्लो की वजह से बाजार में सिक्कों का चलन बहुत बढ़ गया और मुगल सरकार के लिए नकद में टैक्स वसूलना बहुत आसान हो गया। तो दोस्तों, आज का ये सफ़र हम इसी सवाल पर ख़त्म करते हैं। मुगल काल के दौरान किसान, जमींदार और सरकार के बीच जो ये पेचीदा रिश्ता था, उसने आज के भारत के ज़मीनी रिश्तों और सामाजिक ढांचे को किस तरह से शक्ल दिया है, इस पर सोचिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ।